सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं रोज़ आप सभी के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर हाजिर होता हूँ। और एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर हाजिर हो गया हूँ। और आज की जो कहानियाँ हैं वो है वैम्पायर्स की। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने कोई वैम्पायर्स की कोई डरावनी कहानियाँ नहीं सुनाई थी। और जब मैं लाइव आया था तब मुझे बोला भी गया था कि वैम्पायर्स की कहानियाँ सुनाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वैम्पायर्स की कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। एक बात और मैं आप सभी को बता दूँ, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को एक भेड़िया मानव की काफ़ी डरावनी कहानी सुनाई है। तो अगर आपने उस कहानी को नहीं सुना है तो प्लीज़ एक बार सुन लीजिएगा। और साथ ही साथ जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर भी मैंने एक बहुत अच्छी कहानी को अपलोड किया है और मैं नहीं चाहता कि आप उन कहानियों को मिस करें, इसलिए मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि थोड़ा नोटिफिकेशंस का पंगा है। नोटिफिकेशंस जो है वो वीडियोस की नहीं जाती हैं, इसलिए आप अगर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आप काफ़ी अपडेटेड रहेंगे चैनल से। मैं अपनी वीडियोस के लिंक वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ और अपने बारे में अपडेट देता रहता हूँ। आपको लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अपने हेडफोन जो है वो ने लगा लीजिए और कहानियाँ जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। कहते हैं कि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि तकरीबन 5 साल पहले भी मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस घटना के बाद मेरी पूरी जिंदगी मानो तहस नहस हो गई है। आज मैं उसी घटना के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मुझे पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी। इसलिए मैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए पिज़्ज़ा डिलीवरी किया करता था और उसी से मेरा खर्चा चलता था। मैं दिन में अपना पढ़ाई करता था और रात के वक्त पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था। रात को कम ही ऑर्डर होते थे, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और महीने की सैलरी मिल जाती थी। लेकिन एक रात आज भी मुझे याद है, मैं अपने उस पिज़्ज़ा शॉप में बैठा हुआ था और तभी पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। वहाँ के स्टाफ ने फ़ोन उठाया और उन्होंने ऑर्डर लिया। ऑर्डर रेडी करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा, अशोक, हमने ये ऑर्डर रेडी कर लिया है, ये एड्रेस है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिलीवर करो इसको। उसके बाद मैं उठ कर गया। मैंने पिज़्ज़ा लिए और डिलीवरी करने के लिए निकल गया। रात का वक्त था, पूरी रोड खाली पड़ी हुई थी, हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मेन रोड पर स्ट्रीट लाइट जली हुई थी और उसी पर मैं अपना स्कूटर चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। मैंने अपने मोबाइल में गूगल मैप ऑन कर रखा था और उसमें लोकेशन सेट कर रखी थी। जब मैं लोकेशन पर पहुंचने वाला था तभी मुझे एक सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखी और वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और परेशान लग रही थी। उसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। उसकी उम्र लगभग 90 साल रही होगी। उसको देखकर जब मुझसे रहा नहीं गया तब मैंने अपना जो स्कूटी था उसे रोका और मैंने पूछा, अम्मा क्या हुआ, कहीं जाना है क्या, क्यों परेशान हो रही हो, इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ पर। उस बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने हाथ जोड़ने लगी। उसने आगे की तरफ इशारा किया और उसने हाथों से इशारा करके बताया कि वो बोल नहीं सकती। उसके बाद जब मैंने ये बात जानी तब मेरा दिल और पसीज गया और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं भी आगे की ओर ही जा रहा हूँ और रास्ते में इस बूढ़ी अम्मा को भी छोड़ दूंगा। इसलिए मैंने उन्हें अपने पीछे स्कूटर पर बैठा लिया और उसके बाद मैं स्कूटर चलाने लगा। स्कूटर चलाते चलाते मुझे काफ़ी अजीब महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे एकदम कमज़ोरी सी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी बस उल्टी कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से मेरी तबीयत ऐसे खराब कैसे हो सकती है। फिर भी
मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला, क्योंकि अगर स्कूटर डिसबैलेंस हो जाता तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। इसलिए मैंने बस अपने आप को हिम्मत देकर स्कूटर पर बैलेंस बनाया हुआ था। तभी मैंने सोचा कि चलो बूढ़ी अम्मा से बात करता हूं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने अपनी मुंडी जैसे ही थोड़ा पीछे की ओर घुमाई, तभी मैं अपनी मुंडी को पीछे घुमा ही नहीं पा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी मुंडी जो थी वो पीछे घूम ही नहीं रही थी, और ये बात थोड़ी डरावनी थी। तभी मेरे कानों में उस बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तूने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करी तब मैं तेरी जान ले लूंगी, समझा? चुपचाप से स्कूटर चलाता है। उस बूढ़ी औरत की ऐसी आवाज सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक पूरा कांप गया। उसके बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं बस स्कूटर चला रहा था। आसपास से लोग गुजर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मैं किसी को इशारा करूं मदद का, लेकिन मैं किसी को भी इशारा करता तो कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। वो मुझे इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ जाता। मेरी घबराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरा स्कूटर डिसबैलेंस हो गया। जैसे ही मेरा स्कूटर डिसबैलेंस हुआ, वैसे ही मैं जमीन पर धड़ाम से गिरा और मेरा स्कूटर भी वहीं घिसड़ता हुआ रोड के एक साइड पर जा लगा। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक था। मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की वो मेरे सामने बैठी हुई है और मेरे सर से खून बह रहा था। वो लड़की उसी बहते हुए खून को अपनी जीभ से चाट चाट कर पी रही थी। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाया और उस लड़की ने मेरी आंखों में देखा तो उसकी जो आंखें थी वो पूरी सफेद थी और उसके जो दांत थे वो एकदम राक्षस जैसे थे, एकदम नुकीले। मैंने फिर से चिल्लाने की कोशिश करी कि मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं, लेकिन चाहकर भी मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके बाद तभी उस लड़की ने मेरी तरफ अपना मुंह बढ़ाया और वो मेरे कंधे पर काट कर मेरा खून पीने लगी और मुझे समझ आ गया कि आखिर मुझे कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत पीछे बैठकर मेरा खून पी रही थी। तभी मुझे कमजोरी हुई और ये एक्सीडेंट हुआ। मेरे दिमाग में काफी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मेरा पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था और वो लड़की आराम से मेरे शरीर से खून निचोड़कर पी रही थी और उसके हंसने की आवाज मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से वहां से एक ट्रक गुजर रहा था और उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे वहां पर जब गिरा हुआ देखा तब वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने अपने ट्रक को रोका और वो कुछ मंत्रों का जाप करते हुए ट्रक से नीचे उतरा। उसने मेरी हालत देखी तो वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया। मेरे शरीर से बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। उसने मुझे अपने ट्रक में बैठाया। उसके बाद वो मुझे पास वाले हॉस्पिटल में ले गया। जब मुझे होश आया तब मुझे काफी भारी भारी सा महसूस हो रहा था, काफी कमजोरी हो रही थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने देखा कि मुझे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। धीरे धीरे मेरे शरीर में ताकत आई और जैसे ही मुझे होश आया और मैंने सब कुछ धीरे धीरे समझा तो उसके बाद मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने महसूस किया कि मेरा एक हाथ था ही नहीं। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरा एक हाथ डॉक्टर ने काट दिया है तब मैं जोर से चिल्लाया और आसपास के जितने भी डॉक्टर थे और जितनी भी नर्सें थी वो सब आई। डॉक्टर ने मुझे शांत किया और उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे हाथों पर इन्फेक्शन फैल गया था। अगर उस इन्फेक्शन को नहीं रोका जाता तब वो पूरे शरीर में फैल जाता और उसे रोकने का एक ही तरीका था और वो था हाथ को काटना। इस घटना को काफी साल बीत चुके हैं। आज मैं एक आर्टिफिशियल हैंड का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो तो गई है, लेकिन एक बात मैंने अच्छी तरह से सीख ली और समझ ली है
कि कभी भी किसी पर भी सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, चाहे सामने वाला कैसा भी दिख रहा हो, उसके हालात चाहे जैसे भी हो सकता है वो आपकी आंखों का धोखा हो। इसलिए हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए ताकि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना घटे जैसी मेरे साथ घटी। हमेशा किसी की भी मदद करने से पहले 2 बार सोच लें। रवि, मुकेश और संजय तीनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। उन तीनों की दोस्ती काफी पुरानी थी, लेकिन उन तीनों को ये काफी बुरी आदत थी। वो तीनों पीते बहुत थे। हर हफ्ते वो तीनों मिलते थे और रात के वक्त पार्टी करते थे और पार्टी के वक्त बहुत ही ज्यादा दारू पीते थे। एक ऐसी ही रात थी, वो तीनों मिले थे और कार में दारू पी रहे थे। एक सुनसान सड़क पर दारू पीते पीते उन्हें बहुत ही ज्यादा नशा हो गया और नशा इतना ज्यादा कि बस वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। दारू पीते पीते संजय ने बोला, यार मजा आ गया, ऐसी पार्टी तो रोज होनी चाहिए, लेकिन यार कुछ कमी है। उसके बाद मुकेश ने कहा, अच्छा कमी है, मुझे बता, मैं पूरी कर देता हूं। उसके बाद संजय ने कहा, भाई वो तू कमी पूरी नहीं कर सकता। मुकेश ने कहा, ऐसी कौन सी कमी है जो मैं पूरी नहीं कर सकता? हाँ बता, तू मेरा दोस्त है, एक बार नाम ले, मैं तेरे लिए हर चीज करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद संजय ने कहा, तू क्या लड़की बन सकता है? और ये बात सुनकर मुकेश और रवि दोनों ही हंसने लगे और रवि ने कहा, हाँ यार ये बात तो है, पीने के लिए भी इंतजाम है और माहौल भी इतना अच्छा है, अगर एक बढ़िया सी लड़की होती तो मजा आ जाता। उसके बाद वो ये बात सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि चलो आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पर पुलिस वालों की जो गाड़ी थी वो आ रही थी। उन्होंने पुलिस वालों की जो आवाज होती है गाड़ी की वो सुन ली थी, इसलिए उन्होंने तुरंत गाड़ी को आगे की ओर बढ़ा दिया। जब पुलिस वालों की गाड़ी वहां से चली गई तब उन्होंने फिर से एक सुनसान सड़क पर गाड़ी को रोक दिया और वो अपना प्रोग्राम करने लगे और अपना नशे में ड्रामे कर रहे थे। तभी संजय की नजर बाहर गई तो उसे काफी नशा हो रखा था, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसने देखा कि गाड़ी के सामने वाले रास्ते पर एक औरत जा रही थी और वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पीछे से देखकर ही संजय जो था उसे वो पसंद आ गई और संजय ने कहा, भाई वो देखना सामने क्या माल जा रही है, देखकर मजा आ गया, जरा इससे बात करे क्या? उसके बाद रवि ने कहा, तुझे क्या लगता है ये वैसी लड़की होगी? जिसके जवाब में मुकेश ने कहा, अगर वैसी लड़की नहीं है तो इतनी रात को यहां पर बन ठन के क्या कर रही है? थोड़ा तो लॉजिक लगा। चल मैं बात करता हूं, तू गाड़ी को आगे बढ़ा। उसके बाद में रवि ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और वो उस औरत के पास जाकर उसने गाड़ी को रोक दिया। संजय ने पूछा, हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? उस औरत ने पीछे नहीं मुड़ा और उसने कहा, नाम जानकर क्या करोगे? अगर कोई सेवा है तो बताओ। और ये बात सुनकर संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संजय ने पूछा, तो क्या दाम देना पड़ेगा सेवा का? उस औरत ने एक कीमत बोली और कीमत सुनने के बाद संजय जो था वो मुस्कुराने लगा। संजय ने कहा, मंजूर है, आ जाओ कार में बैठो। उसके बाद उस औरत ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, कार में नहीं, यहाँ पर पुलिस वाले कभी भी पेट्रोलिंग के लिए आ सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप आगे चलिए, आगे एक जगह है, वहाँ पर जो करना होगा कर लेना और वहाँ पर पेमेंट भी कर देना। जब ये बात संजय ने सुनी तब संजय ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास जगह का भी इंतजाम है, वेरी गुड। रवि ले ले मैडम के पीछे। उसके बाद वो औरत चलने लगी। चलते चलते
रवि उसके पीछे पीछे अपनी कार को लेकर जा रहा था। उसके बाद जंगल के सामने वो रुक गई और जंगल के अंदर घुस गई। जंगल के अंदर घुसने के बाद रवि ने कार को रोका और वो तीनों बाहर निकले। वो तीनों जंगल के अंदर जा ही रहे थे, तभी अंदर से आवाज आई, तीनों एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके आओ। जब ये बात संजय ने सुनी तब उसने कहा, ठीक है फिर कौन जाएगा पहले। फिर मुकेश ने कहा, संजय भाई तुम ही जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा जवानी चढ़ी थी, तुम ही जाओ। रवि ने कहा, हाँ भाई तुम ही जाओ, मुझे तो अभी और ड्रिंक करनी है। ये कहकर रवि कार में बैठ गया और अपना ड्रिंक करने लगा। संजय जो था वो पूरा नशे में धुत जंगल में चला गया। उसने यही सोचा कि वहां अंदर काफी अच्छा प्रोग्राम होगा। उसके बाद जैसे ही वो अंदर गया तब उसने देखा कि वो जो औरत थी वो बैठी हुई थी और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वही दूसरी तरफ मुकेश और रवि दोनों अपना पीने में लगे हुए थे और वो यही इंतजार कर रहे थे कि संजय कब बाहर आएगा और वो बारी बारी कब जाएंगे। तभी अचानक से संजय के चिल्लाने की आवाज आई और दोनों रवि और मुकेश दोनों नशे में लड़खड़ाते हुए उस जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो उन्होंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। रवि और मुकेश ने देखा कि संजय के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वो जो औरत थी वो उसके मुंह पर पूरा खून सना हुआ था और वो आदमखोरों की तरह हरकतें कर रही थी। उस औरत को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर संजय, मुकेश और रवि तीनों का जो नशा था वो कहीं गायब सा हो गया। कई बोतलों का जो नशा था वो एकदम एक झटके में कहीं खत्म हो गया। वो तीनों कार की तरफ भागने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी वो जो औरत थी वो आदमखोरों की तरह उनकी तरफ टूट पड़ी और वो तीनों काफी तड़पने लगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उस औरत का जो पूरा चेहरा था वो पूरा सफेद हो गया और उसकी आंखें नीली हो गई। उसके दांत एकदम जानवर जैसे पैने हो गए, उसके नाखून लंबे लंबे हो गए और ये देखकर वो तीनों एकदम चीखने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो चाहकर भी चीख नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके मुंह में एकदम जैसे जबान थी ही नहीं। उस औरत के भेष में जो वैम्पायर थी उसने अपना इतना खौफ उन तीनों के दिल में भर दिया था कि उन तीनों की आवाजें चली गई थी और अब वो तीनों अपनी जान की दुहाई ऊपर वाले से लगा रहे थे। तभी रवि और मुकेश के सामने ही उस आदमखोर वैम्पायर ने संजय के उस जगह पर काटा जहां पर किडनी होती है और उसने एक ही बार में काट कर किडनी को बाहर निकाल दिया और उसे खाने लगी। संजय के शरीर से इतना खून बहा कि वो जो जमीन थी आसपास की एकदम छोटा तालाब सा बन गई और वो जो वैम्पायर थी आदमखोर वो वही सारा खून पीने लगी। मुकेश और रवि बस बच्चों की तरह अपने हाथ पैर जोड़ के अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस आदमखोरनी की भूख कई सालों से मिटी नहीं है और उस आदमखोरनी वैम्पायर ने एक एक करके उन दोनों के शरीर का सारा खून निचोड़ लिया। सुबह सुबह जब एक आदमी साइकिलिंग करता हुआ वहां से गुजर रहा था तब उसने देखा कि वहां रोड साइड पर खून बिखरा हुआ है और एक कार रुकी हुई है। जब उस साइकिलिस्ट ने यह देखा तब उसने अपनी साइकिल रोकी और उसे काफी भयानक और गंदी बदबू आई। उस बदबू का पीछा करते हुए जब वो जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि संजय और रवि, मुकेश तीनों की लाशें पेड़ पर टंगी हुई हैं और उनके सारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो सब गायब थे और पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उनके शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचा है और ये देखकर वो जो साइकिलिस्ट था वो जोर से चिल्लाया और वहां से भाग गया।
उसके बाद पुलिस वाले वहां पर आए। पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। सबूत ना मिलने की वजह से उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया। लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि उस जंगल में वही आदमखोरनी वैम्पायर रहती है, और जो कोई भी रात की वक्त उसे वहां उस जंगल में मिलता है तो वो उसे बहला फुसला के जंगल के अंदर लेकर जाती है और वहां उसके शरीर को चीर फाड़ कर, उसके शरीर का सारा खून पीकर, उसके शरीर को पूरा निचोड़ कर पेड़ पर लटका देती है। तो आप मुझे बताइए कि आप उस जंगल में जाना चाहेंगे? तो ये थी 2 डरावनी कहानियां। मैंने कुछ डरावनी कहानियां यही लिखी थी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मज़ा आया होगा। अगर आप सभी को सुनने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी जो लाइक टारगेट है उसे कंप्लीट कर देंगे। लाइक टारगेट है 500 लाइक्स का। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।